अरे इतने सारे बबल्स, सेंसेक्स आ गया क्या? नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कई सारे इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स हम समझने वाले हैं, साथ ही कई सारे ग्राफ्स और नंबर्स हम देखने वाले हैं, जिससे हमें इकोनॉमी की कंप्लीट आइडिया आ जाएगी। हमने देखा कि सेंसेक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2020 में सेंसेक्स 41,000 के करीब चल रहा था, जो कि मार्च अप्रैल में गिरकर 26,000 के करीब आ गया, यानी लगभग 36% से वो गिर गया। उसके बाद वो फिर से तेज़ी से बढ़ने लगा और बढ़कर 100% से बढ़ गया है और अभी 52,000 के करीब चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वही अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करते तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2010 में 10.26% थी, जो कि 2012-13 तक गिरकर 5-6% के करीब आई। उसके बाद 2015-16 में अगेन बढ़कर 8% के करीब चली गई और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 4.2% थी। वही अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के एस्टिमेट्स देखते हैं तो वो करीब -7.7% के करीब दिख रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव चल रही है, इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। उसके बावजूद भी जो स्टॉक मार्केट है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि BSE 500 में जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट ग्रोथ अभी ठीक ठाक सी हो रही है। अगर हम उनके प्रॉफिट को 2 साल पहले के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट में तो रिकवरी हो गई है, लेकिन अगर हम सेल्स की बात करते हैं यानी रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में रिकवरी होनी अभी भी बाकी है। साल 2019 से ही कई सारे सेक्टर स्लो डाउन फेस कर रहे थे। अब उसमें कोरोना वायरस पैंडेमिक आने की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई और उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू रिकवर करना कंपनीज के लिए हो रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि अभी भी रेवेन्यू कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ है और फिर भी कंपनीज के शेयर प्राइस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम सेक्टर वाइज चीजें देखते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन जैसे कि आप इन ग्राफ्स में देख सकते हो कि रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स बहुत खराब कंडीशन में हैं। इनफैक्ट इंडिया के ज़्यादातर सेक्टर्स अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर आप टॉप की कुछ कंपनीज को छोड़ देते हो तो कई सारी छोटी मोटी कंपनीज ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी तुरंत रिकवर हो गई है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस और इसे टाइम लगेगा। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी उनका नेट प्रॉफिट 2007-8 में जो प्रॉफिट हुआ था लिस्टेड कंपनीज को उससे अभी भी कम है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। शेयर प्राइस तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट को भी बढ़ना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल आ रहा है कि अगर इकोनॉमी डाउन है तो शेयर प्राइसेस इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रही है? तो इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। तो पहले बात करते हैं पहले रीजन के बारे में, और इस रीजन को समझने के लिए हमें आपको कुछ कंसेप्ट समझाने होंगे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। कोविड-19 की वजह से यूएस की इकोनॉमी काफ़ी खराब परफॉर्म कर रही थी, कई सारे बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया और कम करते करते उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स लगभग 0 के करीब लाकर रख दिए हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो उससे बिजनेस को फायदा मिलता है। बिजनेसेस कम कॉस्ट में यानी कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार ले सकते हैं यानी बोरो कर सकते हैं और उससे अपना बिजनेस तेजी से एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर किसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, वैसे इंटरेस्ट रेट कम करने की नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं। ऐसे में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कुछ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हैं। तो बॉन्ड रेट और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की तरफ चले गए। उन्होंने काफी सारा पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, साथ ही इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करने लगे हेवीली। मार्च 2020 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट इज FIIs ने 62,000 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिए। और जब मार्च महीने में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो FIIs ने पैसा निकाला है, ये भी उसमें एक बड़ा रीजन था। लेकिन जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होने लगे तो वहाँ के FIIs काफ़ी हेवीली इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। अगस्त 2020 में FIIs ने इंडिया में 47,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, नवंबर में 60,000 करोड़ और दिसंबर में 62,000 करोड़। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस बढ़ने के दूसरे मेन रीजन के बारे में, और वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में पिछले साल इन्वेस्ट करने लगे, वो भी पहली बार। अब बहुत सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं, इसके पीछे भी 3 रीजंस हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूँ। जो काम पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई नहीं कर पाया वो हर्षद मेहता ने करके दिखाया। हर्षद मेहता के ऊपर जो वेब सीरीज बनी स्कैम 1992, उसके रिलीज के बाद कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। उससे काफी कुछ अवेयरनेस भी इंडियन स्टॉक मार्केट में होने लगी। इनफैक्ट कई सारे लोग कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब खो बैठे थे, तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। साथ ही वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम मिला और फिर वो भी स्टॉक ट्रेडिंग करने लगे, जिससे स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगा। साथ ही जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले 6-7 महीने में कई सारे IPOs इंडियन स्टॉक मार्केट में आए हैं।
इन आईपीओस की वजह से भी कई सारा रिटेल क्राउड स्टॉक मार्केट में आया है। अगर आप डीमैट अकाउंट की ग्रोथ देखोगे तो वो भी पिछले कुछ टाइम में काफी तेजी से हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में इंडिया में 15 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खुले। ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2018 तक 40 लाख तक चली गई। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया में 49 लाख डीमैट अकाउंट्स खुले। वही अगर हम अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020 इन 6 महीनों की ही बात करते तो इन 6 महीनों में 63 लाख डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। वही अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019 इस पीरियड में 27 लाख डीमैट अकाउंट्स ही खुले थे। यानी अप्रैल टू सितंबर इस टाइम पीरियड में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ 100% से भी ज्यादा रही। और फिर अक्टूबर में जब स्कैम 1992 आई तो उसके बाद डीमैट अकाउंट की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ गई। अब बात करते हैं सेंसेक्स के बबल के बारे में। सेंसेक्स का जो बबल है वो लगातार तेजी से काफी बढ़ रहा है और बबल की जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है बर्स्टिंग। जब भी कोई बबल काफी ज्यादा फूल जाता है तो उसके बाद वो फट जाता है। इसी तरह वैल्यूएशन देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये बबल फिलहाल किस स्टेज में है। चलो तो उस पर भी ध्यान देते हैं। अगर हम सिंपली कंपनी की प्राइसिंग और कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी की प्राइसिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, वही कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस वजह से वैल्यूएशन में काफी ज्यादा गैप यहाँ पर देखने मिल रहा है। सेंसेक्स का पीई रेशो पिछले 20 सालों से 20 के करीब ही रहा है। अगर हम पिछले 10 साल की भी बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज वो 22 के करीब रहा है, लेकिन पिछले लगभग 8-9 महीने से वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब ये सेंसेक्स का पीई रेशो 40 के करीब जाकर पहुंच गया है। अब इसका मतलब क्या है तो आपको पीई रेशो शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर किसी कंपनी का पी रेशो 20 है तो उसका ये मतलब है कि अगर उस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो उतनी ही रहती है तो आपको अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 20 साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए, उस कंपनी का पी रेशो है 20 और अगले 20 सालों में कंपनी का जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट लगातार रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो आपको 20 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। यही पी अगर 30 साल होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो आपको 30 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। वही अगर ये पी 40 तक चला जाता है तो सिमिलरली आपको 40 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, अगर कंपनी का प्रॉफिट उतना ही रहा जितना फिलहाल है तब। तो फिलहाल अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते तो जीडीपी हमारा चल रहा है नेगेटिव में। वही अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट की बात करते तो जैसे कि हमने देखा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इंडिया में शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और उस हिसाब से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, हम इसे ग्लोबल बबल भी कह सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में यही प्रॉब्लम हुई है। अगर हम ब्राजील के स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स देखते हैं तो 2 साल पहले उसका पीई रेशो 10 के करीब था, जो कि अभी बढ़कर 35 के करीब चला गया है। यूएस की बात करते हैं तो वहां का मेन इंडेक्स S&P 500 का पीई रेशो 2018 में 18 था, जो कि अभी डबल होकर 35 के करीब चल रहा है। नास्डैक की भी सेम ही बात है, नास्डैक का भी पीई रेशो 18-19 के करीब चल रहा था, जो कि अभी 40 के करीब चला गया है। बबल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि जब भी कोई लड़का गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वही इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है। इससे आरबीआई फिलहाल काफ़ी परेशान है। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में उन्होंने ये चिंता जताई है। अब बात करते हैं बबल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इससे पहले का बबल आया था 2007 में, तो 2007 में जो सेंसेक्स का जो टॉप था उसे रीच करने में स्टॉक मार्केट को और 7 साल लगे। यानी 2007 की जो लेवल्स है वो रीच करने में स्टॉक मार्केट को 2014 तक वेट करना पड़ा। वही अगर हम उससे पहले के बबल की बात करते हैं, यानी 1999-2000 के .com बबल की बात करते हैं, तो तब नास्डैक कंपोजिट या यूएस का आईटी कंपनी का इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्रैश और फिर नास्डैक कंपोजिट को उस लेवल तक पहुंचने में लगे 15 साल। अगर हम चाइनीज मार्केट की बात करते तो 2007 में चाइना का जो मेन इंडेक्स है दैट इज एसएसई, वो अभी तक भी 2007 के लेवल्स रीच नहीं कर पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बबल में इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करना हो जाता है डिफिकल्ट, या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स 50,000, 60,000, 70,000 के ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन वो तुरंत जाएगा ये कहना गलत है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पिछले 2-3 सालों से काफ़ी स्लो हो गई है। जैसे ये तेजी से आगे बढ़ने लगेगी, सेंसेक्स निफ्टी भी इसे फॉलो करते चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो गैप है इसे समझना भी जरूरी है। ये बस एक बबल है, एक बुलबुला है। तो इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि फिलहाल ये बबल डेवलप हो रहा है। ये बबल कब बस्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। हमारे हाथ में है कि इस बबल से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहिए। ऐसे में अगर आप टॉप कंपनीज की बात करेंगे तो इंडिया में जो टॉप कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप उन्हें पिक करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में भी जरूर आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको काफी ज्यादा सिलेक्टिव होना होगा। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो बबल यहाँ पर काफी तेजी से बन रहा है। तो आप वो इन्वेस्टर्स मत बनिए जो बबल के टॉप में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में लग जाते हैं बहुत ज्यादा साल। तो इसे रिक्वेस्ट के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। इंडिया को पूरी तरह से फाइनेंशियल अवेयर करना और फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडिया के कोने कोने तक लेके जाना हमारा मिशन है।
हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। सेंसस के बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर उसे पढ़ूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।